क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई काम जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है वो कानूनी तौर पर अपराध न माना जाए? आज हम भारतीय न्याय संहिता के जरिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या हर ऐसा काम जिससे किसी को हानि होती है वो अपने आप में एक क्राइम बन जाता है? इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और इस सवाल का जवाब, या यूं कहें कि इस पूरी पहेली की चाबी, कानून के इस सदियों पुराने लैटिन सिद्धांत में छिपी है। इसका मतलब है, सिर्फ कोई काम किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। मतलब कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि करने वाले के मन में क्या था। इसी दोषी मन, या कहें कि आपराधिक इरादे को कानून की भाषा में मेंस रिया कहा जाता है। तो ठीक है, अब जब हमने इरादे की बात समझ ली है तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कानून ने ऐसे लोगों के लिए कुछ सुरक्षा कवच तैयार किए हैं जिन्हें हम कानूनी ढाल कह सकते हैं, जो बिना किसी दोषी मन के कोई काम करते हैं। देखिए, हमारा कानूनी सिस्टम, खास तौर पर नई भारतीय न्याय संहिता जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है, इन बचावों को साफ साफ बताती है। ये सिस्टम मानता है कि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। तो चलिए सबसे पहली कानूनी ढाल को समझते हैं। ये उन हालात के बारे में है जहां इरादा या तो एक सच्ची भूल की वजह से नहीं था, या फिर किसी ऐसी दुर्घटना के कारण जो टाली नहीं जा सकती थी। यहां हम तीन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। एक है सच्ची भूल, दूसरा है अपनी ड्यूटी निभाना, और तीसरा है एक अनफॉर्चुनेट हादसा। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन जरूरी बात आती है। कानून तथ्य की भूल और कानून की भूल में फर्क करता है। मतलब ये कहना कि मुझे कानून नहीं पता था, ये कोई बचाव नहीं है। लेकिन ये कहना कि मुझे उस समय सच कुछ और लग रहा था, एक मजबूत बचाव हो सकता है। जैसे अगर कोई सैनिक अपने सीनियर के आदेश पर गोली चलाता है, ये सोचकर कि आदेश कानूनी है, तो ये तथ्य की भूल है। लेकिन ये कहना कि मुझे पता ही नहीं था कि गोली चलाना गैर कानूनी है, ये कानून की भूल है और इसका कोई बचाव नहीं है। और ये उदाहरण इस सिद्धांत को एकदम साफ कर देते हैं। चाहे वो एक पुलिस अफसर की ड्यूटी हो जो गलत पहचान पर किसी को पकड़ ले, या एक शिकारी की सावधानी के बावजूद हुआ कोई हादसा हो, कानून हमेशा काम के पीछे के इरादे को तवज्जो देता है। ठीक है, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम उन मुश्किल सिचुएशंस की बात करेंगे जहां किसी को दो बुराइयों में से एक को चुनना पड़ता है। मतलब एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना पड़ता है। इसे कानून की भाषा में कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी-कभी एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना जायज माना जा सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी तबाही को रोकता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में आग लगी है और बच्चा अंदर फंसा है। अब उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो यहां दरवाजा तोड़ना अपराध नहीं है, क्योंकि इरादा जान बचाना है, नुकसान पहुंचाना नहीं। और अब आते हैं उस कानूनी ढाल पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है और जो सबसे ड्रामेटिक भी है। ये है निजी रक्षा का अधिकार, यानी कि सेल्फ डिफेंस। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी या अपनी प्रॉपर्टी के रक्षा के लिए बल का इस्तेमाल कब और कितना कर सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं? तो देखिए, कानून कहता है कि आत्मरक्षा का दावा करने के लिए तीन शर्तें पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, खतरा बिल्कुल सामने और तत्काल होना चाहिए। दूसरी, आप जितना बल इस्तेमाल करें वो खतरे के हिसाब से ही हो, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरी, आपके पास पुलिस या अधिकारियों से मदद मांगने का मौका नहीं होना चाहिए। और कुछ बहुत ही संगीन मामलों में कानून जान लेने तक की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ तब जब खतरा भी उतना ही बड़ा हो, जैसे कि हत्या की कोशिश, रेप की कोशिश या फिर डकैती को रोकने के लिए। तो यहां जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि आत्मरक्षा का अधिकार एक ढाल है, तलवार नहीं। इसका मकसद खतरे को रोकना है, बदला लेना नहीं। ये बचाव के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। तो अब तक हमने अलग अलग कानूनी ढालों को देखा। अब आखिर में ये समझते हैं कि ये सारे अपवाद एक अच्छी कानूनी व्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। असल में ये कानूनी ढालें सिस्टम की कोई कमियां या लूप होल्स नहीं है, बल्कि ये तो कानून की अंतरात्मा है। ये पक्का करती हैं कि सजा सिर्फ गलत काम के लिए नहीं, बल्कि गलत इरादे के लिए मिले। और जो नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS आई है, उसने इन सिद्धांतों को बदला नहीं है, बल्कि उन्हें और भी बेहतर बनाया है।
जैसा कि हम देख सकते हैं, बीएनएस की भाषा ज़्यादा साफ है, इसका स्ट्रक्चर बेहतर है और इसका फोकस आज के संवैधानिक मूल्यों पर है। तो कुल मिलाकर ये अपवाद ही हैं जो ये पक्का करते हैं कि कानून सज़ा उसे दे जिसका मन दोषी है, उसे नहीं जो किसी दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। ये द्वेष से भरे काम और ज़रूरत में किए गए काम के बीच फ़र्क करते हैं। यानी हमारे नए क्रिमिनल कोड में एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत है। ये उन लोगों की हिफाजत करता है जो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। इसी को हम न्याय का कवच भी कह सकते हैं। तो आइए आज इसी धारा 14 को ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 देती है। मतलब, क्या कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने कानूनी फर्ज को निभा रहा है, उसे अपराधी ठहराया जा सकता है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, फिर देखेंगे कि ये कानून पुराने कोड से नए कोड तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है और असल जिंदगी में इसके क्या मायने हैं। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये कवच हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बीएनएस की धारा 14 को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये कोई रातों रात बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारे कानूनी इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1860 से, जब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी बनी थी। फिर 2023 में जब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आई, तो भी इस सिद्धांत को लगभग वैसे का वैसा ही रखा गया। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये विचार इतना मजबूत है कि वो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और कानूनी स्थिरता के लिए कितना जरूरी है। अब इस टेबल को देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बीएनएस की धारा 14 असल में पुरानी आईपीसी की धारा 76 का ही एक नया रूप है। विषय वही, तथ्य की भूल को मान्यता वही और सद्भावना की जरूरत भी वही। मतलब यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि उसी पुराने परखे हुए सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर अब सवाल ये उठता है कि इस कानून का, इस सिद्धांत का मूल आधार क्या है। ये दोषपूर्ण मन न होने के कवच पर आधारित है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एक लैटिन कहावत है और ये पूरे क्रिमिनल लॉ की बुनियाद है, उसकी नींव है। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ कोई काम कर देना किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। यानी किसी काम को अपराध बनने के लिए उसके पीछे एक गलत इरादा होना जरूरी है। और कानून की भाषा में इसी दोषी मन को कहते हैं मेंस रिया। ये किसी भी अपराध का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। अगर मेंस रिया यानी कि गलत इरादा मौजूद नहीं है, तो आमतौर पर उसे अपराध नहीं माना जाता। और ठीक इसी जगह पर धारा 14 एक शील्ड की तरह, एक न्याय के कवच की तरह सामने आती है। ये उन लोगों को बचाती है जो या तो कानून का पालन कर रहे हैं या फिर पूरी नेकी नियति से ये मानकर चल रहे हैं कि वे कानून का पालन कर रहे हैं। ये कवच पक्का करता है कि सजा सिर्फ उन्हें मिले जिनका मन वाकई में दोषी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून क्यों है, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि किसी को इस कवच का फायदा मिलना चाहिए या नहीं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, एक तरह की कसौटी है। इस कवच का फायदा उठाने के लिए 5 शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। पहला, कोई काम किया गया हो। दूसरा, जो व्यक्ति वो काम कर रहा है वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए मजबूर हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अगर कोई गलती हुई है तो वो फैक्ट्स की गलती हो, कानून की नहीं। चौथा, काम पूरी सद्भावना से किया गया हो। और आखिरी, कोई अलग से क्रिमिनल इरादा ना हो। अब देखिए, ये सारी बातें सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखी हैं। हमारी अदालतों ने दशकों से इन्हें असल जिंदगी के मामलों में इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि अदालतों की नज़र में इसका क्या मतलब निकलता है। इसी सिलसिले में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है 1981 का, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवमंगल सिंह मामला। इस केस ने इस सिद्धांत को और भी ज्यादा मजबूती दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा है तो उसे कानूनी संरक्षण मिलेगा, भले ही उसके काम का नतीजा कुछ भी हो। ये फैसला इस बात को पुख्ता करता है कि अगर कोई कानूनी आदेश का पालन कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसका कोई आपराधिक इरादा यानी मेंस रिया नहीं था। और यही सिद्धांत आज की बीएनएस की धारा 14 की भी आत्मा है। यहां पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा तथ्य की भूल और कानून की भूल में। मिसाल के तौर पर, अगर एक पुलिस ऑफिसर एक जाली वारंट को असली समझकर किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो ये तथ्य की भूल है।
उसे धारा 14 का संरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर वही ऑफिसर ये सोचकर किसी को गिरफ्तार कर ले कि कोई नया कानून पास हो गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ है, तो ये कानून की भूल है और इसका कोई बचाव नहीं है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये कानूनी प्रावधान इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक टेक्निकल नियम नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये कवच ना हो तो क्या होगा? हर पुलिस वाला, हर सरकारी कर्मचारी अपना काम करने से डरेगा। उसे हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं अपने फर्ज को निभाने के चक्कर में उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए। इससे तो पूरी कानून व्यवस्था ही ठप पड़ सकती है। तो इस पूरी चर्चा से जो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, क्रिमिनल लॉ की मंशा गलत काम को सजा देना है, ना कि कानूनी कर्तव्य निभाने को। दूसरी, मेंस रिया यानी दोषी मन ही किसी अपराध की असली पहचान है, उसकी आत्मा है। और तीसरी, न्याय हमेशा तर्क और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। बीएनएस की धारा 14 इन्हीं सब सिद्धांतों को मजबूती देती है। न्यायिक उन्मुक्ति यानी जजों के लिए एक कानूनी कवच। कभी सोचा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर ये है क्या और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। वो क्या चीज है जो किसी को भी एक जज पर उनके हर फैसले के लिए केस करने से रोकती है? जरा सोचिए, अगर ऐसा होने लगता तो क्या होता? हमारी अदालतें काम कैसे कर पाती? देखिए, सीधी सी बात है, अदालत के हर मामले में एक पार्टी जीतती है और दूसरी हारती है। अब जरा सोचिए, अगर हर हारने वाला इंसान जज पर ही जवाबी केस कर दे तो जजों का क्या होगा? वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं अगला फैसला मेरे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। और यहीं पर पैदा होती है एक जज की सबसे बड़ी दुविधा। क्या वो सिर्फ कानून के हिसाब से चलें या फिर इस बात से डरें कि कहीं उनके फैसले की वजह से उन पर ही कोई मुकदमा ना हो जाए? बस इसी दुविधा को खत्म करने के लिए एक खास कानून मौजूद है। अगर ये कानूनी सुरक्षा ना हो तो जजों के लिए काम करना, आप समझिए, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी केस हारने वाला पक्ष उन्हें झूठी शिकायतों में फंसा सकता है, परेशान कर सकता है। उनकी एक छोटी सी ईमानदार गलती को भी एक बड़ा अपराध बनाकर पेश किया जा सकता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? उनकी आज़ादी पर। वो निडर होकर फैसले नहीं दे पाएंगे। तो इस बहुत बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर तस्वीर में आता है कानून का वो सुरक्षा कवच जिसका जिक्र भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। इसी कवच को हम कहते हैं न्यायिक उन्मुक्ति। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 15 साफ तौर पर जजों को उनके न्यायिक कामों के लिए किसी भी क्रिमिनल केस से बचाती है। पर हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये कि काम अच्छी नीयत यानी गुड फेथ में किया गया हो। मतलब कानून ये कहता है कि कोई भी काम जो एक जज अपनी ड्यूटी करते हुए करता है वो अपराध नहीं माना जाएगा। शर्त बस इतनी है कि जज को पूरी ईमानदारी से ये यकीन हो कि उसे वो काम करने का अधिकार है। और मजे की बात यह है कि ये सुरक्षा तब भी मिलती है जब बाद में ये पता चले कि वो काम असल में उनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। तो सवाल उठता है कि इस कवच का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत साफ है। पहला, न्यायपालिका की आज़ादी को बनाए रखना। दूसरा, जजों को बेवजह की मुकदमेबाजी से बचाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि वो बिना किसी खौफ के निडर होकर अपना काम कर सके। अच्छा, तो ये सुरक्षा मिलती कैसे है? क्या ये एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है जो हर जज को हर हाल में मिल जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस कानूनी सुरक्षा को पाने के लिए 4 बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, जिस पर आरोप है वो एक जज होना चाहिए। दूसरी, जो काम किया गया है वो न्यायिक होना चाहिए, मतलब कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा हुआ। तीसरी, जज को पूरी ईमानदारी से ये विश्वास होना चाहिए कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। और चौथी और सबसे अहम शर्त, वो काम सद्भाव में यानी गुड फेथ में किया गया हो। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो सुरक्षा है ये सिर्फ जज के न्यायिक कामों के लिए है, जैसे कि किसी केस का फैसला सुनाना, कोई ऑर्डर पास करना या वारंट जारी करना। लेकिन अगर जज कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, जैसे कोर्ट का मैनेजमेंट या फिर कोई अपना निजी काम, तो उस पर ये सुरक्षा लागू नहीं होती। और ये सद्भाव या गुड फेथ
इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जज ने पूरी सावधानी और बिना किसी गलत इरादे के काम किया हो। मतलब उनके मन में कोई खोट, कोई भ्रष्टाचार या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं होनी चाहिए। अगर नीयत ही खराब है तो फिर ये सुरक्षा कवच किसी काम का नहीं। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जज से कोई गलती नहीं हो सकती या उन पे कभी कोई एक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं उन हालात की जब ये सुरक्षा कवच टूट जाता है। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या ये इम्यूनिटी जजों के लिए जेल से बाहर निकलने का कोई फ्री कार्ड है? जवाब बहुत सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है ईमानदार गलती। मान लीजिए एक जज ने अच्छी नीयत से कोई फैसला दिया जो बाद में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का निकला। यहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ है भ्रष्ट काम, मतलब कोई ऐसा काम जो लालच या बदले की भावना से किया गया हो, जैसे रिश्वत लेना। ऐसे काम के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो साफ है, कुछ काम ऐसे हैं जो इस सुरक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं, जैसे कि रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, कोर्ट के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी से निजी दुश्मनी निकालने के लिए करना। ये सब गंभीर अपराध हैं और इन पर ये प्रोटेक्शन बिल्कुल लागू नहीं होता। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये कानून हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये सिर्फ जजों को बचाने की बात नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक हम सबसे है, हमारी न्याय व्यवस्था से है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये सुरक्षा किसी जज का पर्सनल प्रिविलेज नहीं है, ये उनका कोई निजी अधिकार नहीं है, बल्कि ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को, न्याय की संस्था को बचाने का एक तरीका है, ताकि ये संस्था मजबूत और आज़ाद रहे। एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत है, जुडेक्स नॉन टिमेट। इसका मतलब है, एक जज को डरना नहीं चाहिए। ये कानून असल में इसी एक सिद्धांत को जिंदा रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि जज बिना किसी के दबाव या डर के सिर्फ और सिर्फ न्याय कर सके। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर किसी जज के फैसले में कोई गलती हुई है तो उसे ठीक करने का एक तय रास्ता है। वो रास्ता है अपील या रिवीजन का। आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं, पर उस गलती को सुधारने का रास्ता जज पर क्रिमिनल केस करना नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये कानून किसी एक जज को नहीं बचाता, ये खुद न्याय की संस्था की हिफाजत करता है। ये इस बात को पक्का करता है कि इंसाफ का पहिया बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के हमेशा चलता रहे। जरा एक सिचुएशन सोचिए, उन लोगों की जो कानून को लागू करवाते हैं। क्या हो अगर उन्हें मिला आदेश ही गलत हो? आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक ऐसी ही धारा को समझने वाले हैं जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देती है। ये कानून के रखवालों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। देखिए, यही वो दुविधा है जो किसी भी अधिकारी को मुश्किल में डाल सकती है। जब अदालत से कोई ऑर्डर आता है लेकिन उसे लागू करने वाले को ये लगे कि शायद इसमें कोई कानूनी खामी है, तो वो क्या करे? क्या आंखें बंद करके उस आदेश को मान ले या फिर अदालत की बात न मानने का जोखिम उठाए? चलिए इसे एक पुलिस अफसर के नजरिए से देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए उनके हाथ में एक गिरफ्तारी का वारंट है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये शक है कि ये वारंट जारी करने में अदालत से जुरिस्डिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई भूल हुई है। अब वो अफसर तो बीच मझधान में फंस गए। अब उस अफसर के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किलों से भरे हुए हैं। अगर वो उस वारंट पे एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि वो खुद ही गैर कानूनी हिरासत का अपराध कर बैठें, और अगर वो एक्शन नहीं लेते तो उन पर कोर्ट के ऑर्डर को न मानने का, मतलब कोर्ट की अवमानना का गंभीर आरोप लग सकता है। ये तो वही बात हो गई, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तो भाई, इस एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली हालत से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 16, जो एक बहुत ही जरूरी और एकदम साफ समाधान देती है। इसे हम कह सकते हैं कानून की सुरक्षा ढाल। चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये धारा कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अदालत के किसी फैसले या आदेश को लागू करने के लिए कोई काम करता है तो उस काम को अपराध नहीं माना जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये सुरक्षा तब भी मिलेगी भले ही उस अदालत के पास वो आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन न रहा हो। शर्त बस एक ही है, काम करने वाले व्यक्ति ने पूरे भरोसे और नेक नियति से ये माना हो कि अदालत को ऐसा आदेश देने का अधिकार है। ये जो लाइन है ना, ये इस कानूनी ढाल के पीछे की पूरी सोच को बता देती है।
अगर अदालती हुक्म को लागू करने वाले हर अधिकारी पर मुकदमे का डर मंडराता रहेगा तो कोई भी अधिकारी काम करने से हिचकिचाएगा। न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। ये भरोसा ही तो है जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सुरक्षा हर किसी को हर हाल में मिल जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ढाल का इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नियम क्या हैं। तो ये है वो ज़रूरी शर्तें। सबसे पहले, कोई काम किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि अदालत के फैसले या आदेश पर होना चाहिए। दूसरा, वो काम सीधे-सीधे उस आदेश को पूरा करने के लिए ही किया गया हो। जैसा हमने पहले बात की, अदालत के अधिकार क्षेत्र में गलती होने पर भी ये सुरक्षा मिलती है। लेकिन चौथी और सबसे अहम शर्त है नेक नियति, जिसे गुड फेथ कहते हैं। उस व्यक्ति को ईमानदारी से ये विश्वास होना चाहिए कि अदालत अधिकृत है। और आखिर में ये सब कुछ सद्भावपूर्वक यानी उचित सावधानी और ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। ये लापरवाही करने का कोई लाइसेंस नहीं है। चलिए अब सिर्फ थियोरी की बात नहीं करते हैं, देखते हैं कि असल दुनिया में अलग अलग हालात में ये ढाल कैसे काम आती है। ये हमारे पहले वाले उदाहरण से जुड़ता है। एक पुलिस अधिकारी वारंट के आधार पर गिरफ्तारी करता है। बाद में ऊपरी अदालत में पता चलता है कि वारंट में कोई तकनीकी खामी थी और वो अमान्य है। फिर भी उस अधिकारी पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, उसे धारा 16 का संरक्षण मिलेगा। अब जेल का एक उदाहरण लेते हैं। एक जेल सुपरिटेंडेंट अदालत के रिमांड ऑर्डर पर किसी कैदी को अपनी हिरासत में रखता है। कुछ दिनों बाद वो रिमांड ऑर्डर खारिज हो जाता है। यहाँ भी सुपरिटेंडेंट पर अवैध हिरासत का केस नहीं बनेगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अदालत के दिए आदेश का पालन किया था। और ये सुरक्षा सिर्फ गिरफ्तारी या हिरासत जैसे मामलों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, एक म्यूनिसिपल ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर पर किसी अवैध इमारत को गिराने की कार्रवाई करता है। बाद में अपील पर वो ऑर्डर पलट दिया जाता है। तब भी उस ऑफिसर को इस कार्रवाई के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये कोई बिल्कुल नया या क्रांतिकारी कानून नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की ये धारा 16 असल में पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 78 को ही जस का तस आगे बढ़ाती है। सिद्धांत वही है, सुरक्षा का दायरा वही है और नेक नियति की शर्त भी वही है। ये कानून में निरंतरता के महत्व को दिखाता है। तो अगर ये कानून इतना पुराना है तो आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक अधिकारी को बचाने का नियम नहीं है। इसका असर, इसका प्रभाव पूरी न्याय व्यवस्था के काम करने के तरीके पर पड़ता है। ये ढाल दरअसल हमारी न्याय प्रणाली के कुछ सबसे बुनियादी स्तंभों को मजबूती देती है। ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को कायम रखती है। ये पक्का करती है कि अदालतों के अधिकार और सम्मान को चुनौती ना दी जाए। इसके बिना तो पूरी व्यवस्था डर और हिचकिचाहट के कारण पंगु हो सकती है। और हाँ, ये इस बात को भी रोकती है कि लोग अदालती फैसलों से असहमत होने पर उसे लागू करने वालों पर ही क्रिमिनल केस न करने लगें।